हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आपके जो हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके टीजीटी और पीजीटी 2000 आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक के हुए हैं वो वहाँ पर आपको मेरे चैनल पे मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने पूरे PYQs आपको वहाँ पर करा करके रखे हैं। आपके टीजीटी एग्ज़ाम हो, पीजीटी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि LT ग्रेड के भी मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराया है। तो आपको कहीं और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल पर आपके बिल्कुल सही सही और विथ एक्सप्लेनेशन आपको हर क्वेश्चन, हर ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। एक व्यक्ति पशु वस्तु या पदार्थ जिसमें संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है, जिससे संक्रमण किससे मेजबान होस्ट तक जिससे पहुंचता है, वह संक्रमण का स्रोत है, रिजर्वायर है, मामले हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। वो क्या है? एक व्यक्ति पशु वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, मतलब एक व्यक्ति या किसी जानवर हो या कुछ भी हो, संक्रमण दूसरे में पहुंचता है तो वह क्या कहलाता है? वह संक्रमण का स्रोत कहलाता है। वह स्रोत आपके वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई मक्खी मच्छर हो सकते हैं, ये सब भी क्या हो सकते हैं? स्रोत हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा करेक्ट हो सकता है कि वहां पर सोर्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है, वाटर भी सोर्स हो सकता है, कॉज बहुत सारे हो सकते हैं उसके। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है संक्रमण के स्रोत के द्वारा ही कोई चीज एक संक्रमण मेजबान तक या होस्ट तक पहुंचता है, मतलब दूसरे तक पहुंचता है। नेक्स्ट हमारा कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्न में से क्या कराना चाहिए? वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलानी चाहिए, वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए, केवल घी पिलाना चाहिए, कुछ भी नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आज का, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर वमन को मतलब क्या करना चाहिए कि वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ हमारा करेक्ट हो जाता है। और ये जो है या जो जहर है वह कैसा है? बहुत कष्टकारक एवं घातक होता है और इसके प्रभाव के निराकरण के लिए कुछ औषधियाँ और उपचार प्रयुक्त होते हैं। इन्हें क्या जो भी इसके लिए प्रयुक्त होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? विष प्रतिकारक कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट एड में कि अगर किसी व्यक्ति ने कार्बोनिक अम्ल ले लिया है तो उसको क्या चीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट एड में हम उसको क्या करा सकते हैं? तो उसको हमें क्या कराना चाहिए? उसको चूने के पानी तथा अंडे की सफेदी पिलानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो पदार्थ एवं वस्तुएं अगर खरीदनी है हमें तो इसमें कौन सी विधि का प्रयोग हम करते हैं? नीलामी द्वारा खरीदारी, भाव तोल करके खरीदना, ब्लैंकेट ऑर्डर देना या औपचारिक खरीदारी करना। तो यहाँ पर जो है कि आम तौर पर किस विधि का प्रयोग हम करते हैं? जैसे जनरली जब हम जाते हैं तो हम औपचारिक खरीदारी करते हैं। वहाँ पर क्या, हमें तो बल्क में तो सामान लेना नहीं है तो हम वहाँ पे बहुत ही फॉर्मल विधि का, औपचारिक खरीदारी विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अस्पताल और जैसे वृद्धाश्रम है, जैसे सरकारी संस्थान है, वहाँ पे खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर ये विभिन्न जो ये इसमें विधियां दी हुई हैं उस विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीलामी द्वारा खरीदना, भाव तोल करके खरीदना, ब्लैंकेट के जैसे हॉस्पिटल है, आपके हॉस्टल्स हैं और या वृद्धाश्रम्स हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये सभी चीज़ों मतलब इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इन सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। और ये सारी विधियाँ क्या, किस
किसके औपचारिक फॉर्मल विधि के अंतर्गत आती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जिला ग्राहक विवाद सुधार आंदोलन मुआवजा सहित कितने रकम तक के लिए केस ले सकती है। जो जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत है वह कितने जिला स्तर पर अगर आपको विवाद का सुधार करना है तो मुआवजा सहित कितने रकम तक ले सकती हैं। तो यह रकम जो है वह कितनी हो सकती है, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख या 1 लाख। तो यह रकम जो है यह 10 लाख तक की रकम हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट में इस धनराशि को बढ़ा दिया गया है। तो आप जो नया जो ये है आपका ग्राहक फोरम है वहाँ से आप इस चीज़ को डेटा अगर देख लें तो ये मेरे ख्याल से इसको बढ़ा करके लगभग 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है जिला पर, ठीक है। लेकिन आप एक बार इसको कंफर्म कर लें क्योंकि पहले का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या उस समय 10 लाख होता था, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन करंट में ये इसकी धनराशि लगभग 50 लाख रुपए कर दी गई है जिला स्तर पर। एक बार आप इसे जरूर चेक कर लें। नेक्स्ट है, यदि एक प्रतीपगमन गुणांक ऋणात्मक होता है तो दूसरा प्रतीपगमन गुणांक होगा ऋणात्मक, धनात्मक, 0 या 1। तो एक जो है प्रतीप गमन गुणांक ऋणात्मक होता है तो दूसरा प्रतीप गमन गुणांक कैसा होगा, ऋणात्मक ही होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से अनुसंधान की कौन सी विधि सक्रिय जीवन अवधिकता को मापने पर अध्ययन में सहायक है। ठीक, सक्रिय जीवन है, समूह नमूनाकरण, प्रयोग, दृष्टांत विश्लेषण या सर्वेक्षण। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि यह जो है इस मापन के लिए कि ये आपका दृष्टांत विश्लेषण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि निम्नलिखित में से अनुसंधान की दृष्टांत विश्लेषण विधि सक्रिय जीवन आवधिकता को मापने के अध्ययन में क्या होती है, सहायक होती है। क्योंकि सक्रिय जीवन मतलब एक्टिव जो हमारी जितनी जनसंख्या की जीवन अवधिकता है, मतलब आपकी लाइफ स्पैन है, उसको मापने में क्या दृष्टांत विश्लेषण ही करेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। हरित क्रांति का विस्तृत प्रभाव किस पर अधिक पाया गया, चावल और गेहूं पर, केवल चावल पर, केवल गेहूं पर, चावल, गेहूं और दालों पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार के वनडे एग्जाम्स में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि हरित क्रांति का विस्तृत प्रभाव किस पर अधिक पाया गया। तो यह चावल एवं गेहूं पर इसका विस्तृत प्रभाव अधिक पाया गया। ये बिल्कुल आप याद करके रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा सही हो जाता है। भारत के प्री स्कूल के अग्रणी कौन थी, भारत में जो प्री स्कूल लेकर के आई उसमें अग्रणी कौन थी, ताराबाई मोदक, मेरी मॉन्टेसरी, गिज्जूभाई बधेका या मूर्ति दास। तो यहाँ पर जो भारत में प्री स्कूल के अग्रणी कौन है, वो गिज्जूभाई बधेका हैं। कौन है, गिज्जूभाई बधेका है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। थे गिज्जूभाई बधेका जी थे। तो भारत में प्री स्कूल में अग्रणी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय प्रवृत्ति और विसर्जन के लिए एनोवा में उपयोग किया जाता है। एनोवा में माध्य और मानक विचलन, माध्य और विसंगति, माध्य और मानक त्रुटि और मीडियन और मानक विचलन। ठीक, मानक विचलन। तो यहाँ पर जो ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें माध्य और विसंगति, ठीक है। तो माध्य और विसंगति जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति और विसर्जन के माप में उपयोग किया जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति और विसर्जन के माप में किसका प्रयोग किया जाता है, माध्य और उपयोग किए जाते हैं माध्य और मानक त्रुटियां, ठीक है। मैनुअल जो आपकी जो गलतियां होती हैं वो और मीन उसमें काउंट किया, मतलब उसमें यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। मानक त्रुटियां नहीं, सॉरी, त्रुटियां नहीं, विसंगतियां।
ऑप्शन नंबर बी जो है माध्य और विसंगतियां। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, माध्य और विसंगतियां। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथाइन विषाक्तता के उपचार के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो मिथाइल की विषाक्तता है तो उसके उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो जो हमारा यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है, मिथाइन विषाक्तता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। मिथाइल विषाक्तता सबसे अधिक विंडशील्ड वॉशर तरल पदार्थ में पदार्थ पीने के बाद होती है। ठीक है, पदार्थ पीने के बाद होती है। यह आत्महत्या द्वारा मरने के प्रयास में आकस्मिक या उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। तो अगर मिथाइल से अगर विषाक्तता हुई तो उससे क्या हो जाता है, उसको किसी चीज से दूर किया जाता है, तो उसमें अल्कोहल के लिए इथाइल अल्कोहल प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शरीर के ऊतकों में तरल के जमा होने को कहते हैं पेलाग्रा, स्कर्वी, एडिमा या ऑस्ट्रोमलेशिया। तो यहाँ पर जो एडिमा है मतलब सूजन, एडिमा मतलब सूजन, बॉडी पर क्या स्वेल कर जाती है बॉडी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है एडिमा, वहाँ पर क्या होता है कि एडिमा में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का शरीर में जमा होने लगता है और क्या होता है, हमारी जो टिश्यूज, जो हमारी सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, उसमें क्या होता है, पानी भरने लगता है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी स्वेल कर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। जख्म होने की स्थिति में रक्त जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली प्लेटलेट्स की प्रतिशत संख्या कितने प्रतिशत संख्या में ये होती है, 2000 से 4000 mm³, 2000 से 4000 mm³, 20,000 से 4000 mm³, फिर उसके बाद 2 लाख से 4 लाख mm³ या 8 लाख से 10 लाख mm³। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट हो जाता है वह होता है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है कि जख्म होने की स्थिति में रक्त जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली प्लेटलेट्स की संख्या आपकी 8 लाख से 10 लाख mm³ होती है। और इसमें क्या होता है, जो रुधिर में जो प्लेटलेट्स होती हैं यह कहाँ पाई जाती हैं, यह केवल मनुष्य के ही रुधिर में पाई जाती हैं तथा इसकी संख्या 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग कितनी होती है, 3 लाख होती है प्लेटलेट्स की संख्या। इनकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। उत्पत्ति प्लेटलेट्स की कहाँ, अस्थि मज्जा में, तथा जीवन काल इनका लाइफ स्पैन कितनी, 7 से 10 दिन की होती है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। शरीर में हार्मोन के स्रोत क्या हैं, हड्डियां, हृदय, नलिका विहीन ग्रंथियां, अस्थि मज्जा। तो जो हमारे जो शरीर में जो हार्मोन्स हैं उनका स्रोत क्या है, नलिका विहीन ग्रंथियां। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियां और नलिका युक्त ग्रंथियां, दो प्रकार जो नलिका जो युक्त ग्रंथियां होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, उसमें किसका सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक, और एक कौन सी होती है, नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। तो दो अलग अलग है। तो शरीर में जो हार्मोन है उनका स्रोत क्या है, नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन को ले जाने के लिए कोई नलिका नहीं होती, अतः ये अपने स्राव धीरे धीरे रक्त में छोड़ती हैं। यहाँ से ये पूरे शरीर के पूरे भाग में पहुँच जाते हैं। इसके द्वारा स्रावित तरल को ही क्या हम कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ऐसी ग्रंथियों में रुधिर वाहिनियां अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, भोजन में उपस्थित रफेज रेशेदार पदार्थ करने में सहायता प्रदान करते हैं। क्या जो रेशेदार पदार्थ होते हैं वो क्या करने में सहायता, ऊर्जा प्रदान करने में, ऊतकों के निर्माण में, क्रमांकुचन में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हमारे पेट में हमारे रफेज पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे आंतों को क्या करते हैं, क्रमांकुचन गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें कि जो रेशेदार पदार्थ या रफेज हमें कहाँ से मिलते हैं, ये तो हरी
पत्तेदार सब्जियां, छिलके सहित अनाज, फल, छिलकेदार फल हम खा रहे हैं और हम सैलेड्स ले रहे हैं, तो वो सब क्या है, इससे बहुत ही अच्छी मात्रा में हमको रफेज की प्राप्ति होती है। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाली मुख्य कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज या सुक्रोज है। तो एक नवजात के द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है, लैक्टोज है। ठीक है, नवजात के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लैक्टोज है वो क्या हमारे दूध में पाया जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का ही नाम लैक्टोज है। दूध में कुछ पदार्थ तो पूर्णतया घुलित अवस्था में होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, कोलैमड एवं कुछ पायस अवस्था में विद्यमान रहते हैं। दूध में न्यूनाधिक मात्रा में जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व तथा विटामिन विद्यमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, प्रश्वसन, निःश्वसन, प्रशोधित श्वसन या स्वस्थ श्वसन, जिसमें पूछ रहा है वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है, परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका प्रशोधित श्वसन जो है वह एक विशेष प्रकार का श्वसन है जिसमें वक्ष की हमारे क्या गतियाँ अधिक बढ़ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। बढ़ जाती हैं। श्वसन जीवधारियों द्वारा संपादित वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे अपने शरीर, कोशिकाओं और वातावरण के मध्य गैसों के विनिमय करते हैं। श्वसन की जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण तथा विखंडन सरल पदार्थों में हो जाता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां अधिक बढ़ जाती है, तो वह कौन सा है, प्रशोधित श्वसन है। ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। मांसपेशियों में थकावट किसके अत्यधिक निर्माण से होती है, एडीपी के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, लैक्टिक एसिड के या क्रिएटिन के। तो यह पूछ रहा है कि मांसपेशियों में थकावट किसके अत्यधिक निर्माण के कारण होती है। तो हम जानते हैं कि बॉडी में क्या हमारे जब यहाँ पर क्या लैक्टिक एसिड का क्या होता है, जमाव होने लगता है, तब क्या होता है, हमें मांसपेशियों में अकड़न महसूस होती है। यदि पेशियों को कुछ समय तक लगातार आंकुचन करना पड़े तो उसमें यह क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है जिससे लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है। अंत में जब लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आंकुचन की क्रिया नहीं हो पाती, जिसे ही थकान कहा जाता है। यदि व्यक्ति थोड़ा सा विश्राम कर लेता है तो लैक्टिक अम्ल ऑक्सीकृत हो जाता है जिससे थकान क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर आप लोग ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, टेक केयर।